चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, लेटाइस एनर्जी हेडिंग डालो। हिंदी वाले अगर पहले कभी सुना है तो जालक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में तुम समझ के देखो ना। जालक मतलब एक जाल या फिर एक, समझ गया ना, मकड़ी वाला जो जाल होता है वो जितना ज्यादा प्रिसाइजली बना होगा, मतलब छोटे छोटे ऐसे पास पास में, उतना ही बेटर स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए उसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। ये वर्ड वहां से है। ठीक है, लेटाइस एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, लेटाइस एनर्जी होता क्या है, किस किस को एक कुछ को नहीं आया था। ठीक है, चलो इधर देखो। लेटाइस को हिंदी में जालक बोलते हैं। जालक मतलब जाल। ठीक है, मकड़ी जो जाल बुनती है ना, अगर उसमें बहुत ज्यादा दूर दूर ऐसे स्ट्रिप्स रहेगी तो वो जाल वीक होगा, और अगर बहुत ज्यादा पास में ऐसी स्ट्रिप्स रहेगी, समझ गए, ये अगर सेंटर ये है तो कुछ ये डंडियां होगी और कुछ इसमें ऐसी रहती है ना, हेक्सागोन शेप में। ये समझ में आए? तो अगर ये ब्लू वाली डंडियां और ज्यादा होती और ब्लैक वाली और भी ज्यादा होती तो सब जाल सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनता ना। और स्ट्रांग बन रहा है तो उसमें उसको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। जितनी देखो मेहनत कर रहा है मतलब एनर्जी उसकी खत्म हो रही है ना धीरे धीरे। तो जितना स्ट्रांग जाल बनेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी और उतना स्ट्रांग वो रहेगा। तो कभी भी जितने भी आयन से, मान लो कोई भी आयन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, एक ही आयन है एक ही आयन है, इनके साइजेस जितने ज्यादा छोटे होंगे उतनी कॉम्पैक्टली और पास पास में पैक हो पाएंगे। मतलब बीच में जगह कम बचेगी ना इनके। अगर 4 एटम को मेरे को पैक करना है तो पैक कब बोलता हूँ, जैसे अपन बैग में कोई सामान पैक कर रहे हैं तो जगह खाली ना छूटे, ये कोशिश करते हैं ना, हर जगह साइड से कुछ इधर आ जाए, कुछ छोटा सामान यहाँ आ जाए, मतलब जगह नहीं छूटनी चाहिए, तब जाके अपन बोलते हैं हाँ अच्छी पैकिंग हुई है। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल में एटम्स या आयंस की पैकिंग कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे उतनी पैकिंग अच्छी होगी, और जितना ज्यादा उन पे चार्ज होगा उतनी ही पैकिंग अच्छी होगी। ये चीज समझ में आई? तो साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो बीच में गैप ज्यादा रहेगी ना, क्या, तो पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। और चार्ज भी कम है तो अट्रैक्शन ही इतना नहीं रहेगा, तो फिर पैकिंग कम। तो 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मॉल साइज और मोर चार्ज। आया समझ में? क्या दिक्कत नहीं कुछ? ठीक है चलो, हाँ इधर देखो, आया तुमको समझ में अब? पक्का? चलो, तो जितना ज्यादा स्मॉल साइज और जितना ज्यादा उस पर चार्ज उतना ही बेस्ट क्रिस्टल बनता है। समझ में आया? तो ये क्रिस्टल बना है लेटाइस। इस लेटाइस को बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है इसको बनाने में, जो भी बोलो, ठीक है, वो क्या होगी? लेटाइस एनर्जी। क्लियर है? अब पढ़ो, लेटाइस एनर्जी क्या होती है? कंपाउंड विद हायर चार्ज। हायर चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज होना चाहिए। मान लो एक पे +1 है, एक पे +2, एक पे +3 है, तो +3 वाला ज्यादा स्ट्रांगली चीजों को पैक कर पाएगा ना। तो हायर चार्ज हैविंग हाई या लार्ज लेटाइस एनर्जी। तो हाई चार्ज वालों की लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, या फिर स्मॉल साइज वालों की लेटाइस एनर्जी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ वन और बोथ द एटम इंक्रीजेस। अगर एटम के साइज ज्यादा रहेंगे तो लेटाइस एनर्जी कम होती जाएगी ना। तो वही पॉइंट अगला लिखा है, ये वाला पॉइंट साइज से लिखा है, ये वाला पॉइंट चार्ज से लिखा है। ठीक है, इसका एग्जांपल यहां दे रखा है। ये वैसे आयनिक बॉन्ड का पॉइंट था, और आयनिक बॉन्ड का मतलब ही है ना लेटाइस। आयन बन रहे हैं, जितनी उनकी पैकिंग अच्छी होगी उतना अच्छा लेटाइस बना। तो साथ में ये कोई टॉपिक अलग नहीं है वो। ठीक है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब लेटाइस डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना स्ट्रांगली एटम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना ही बेटर वो लेटाइस बनेगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। कोई डाउट तो नहीं इसमें? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 आता है तो K हटा दिया डायरेक्टली। डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। डिस्टेंस मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ ना। और साइज एटम का जितने ज्यादा बढ़े उतना ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेट हो जाएगा। जितने छोटे साइज उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम। तो ये पॉइंट समझ में आया? जितना बड़ा साइज उतना कम फोर्स, जितना छोटा साइज उतना बेस्ट फोर्स। चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स। एक मान लो कैटायन है, एक एनायन है, जो भी है, तो इन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स लगेगा। फॉर्मूले से भी समझ में आता है, नॉर्मली भी अपन देखते हैं तो आ जाता है समझ में। ठीक है, चलो अब मैं उसने एग्जांपल दिया है कि एक Mg पे +2 है, एक ऑक्सीजन पे -2 है। तो इन दो के बीच में जो लेटाइस बनना चाहिए वो ज्यादा होगा, या इन दो के बीच की जो लेटाइस एनर्जी होगी वो ज्यादा रहेगी कंपेयर टू इनमें से कोई भी हो। एक प्लस एक माइनस, एक पे 2 माइनस और एक पे 1 प्लस है, एक पे 2 प्लस और एक पे 1 माइनस है। कोई एक चीज तो कम हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें बेस्ट है। देखो
तो इसकी हमेशा ज्यादा होगी, चाहे इससे कंपेयर कर लो, चाहे इससे, चाहे इससे। इंडिविजुअल कर रहा हूँ, ठीक है। या तो ये कर लो, या फिर ये कर लो, या फिर ये। हाँ तो नहीं है ना वो, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा ना लेटाइस। नहीं आया। इस पे चार्ज कितने, हाँ +2। हाँ ज्यादा चार्ज देखो, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना माइनस को, और उस पे एक ही चार्ज है, तो इसीलिए तो दोनों फैक्टर साथ में देखने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइज का फैक्टर देख रहे हो, सिर्फ चार्ज का। साइज वाला और चार्ज का दोनों का फैक्टर बैलेंस सबसे बेस्ट किस में जा रहा है। कोई साइज बहुत ज्यादा अलग तो है नहीं उनके और इनके, आसपास वाले पीरियड के, मतलब एक आध रिंग का ही फर्क है, ठीक है। लेकिन चार्ज फिर देख लूँगा ना, तो चार्ज इसमें ज्यादा है, तो ये अच्छा लेटाइस बनाएगा। आया समझ में, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए अपने, ये वाला हो गया, ये वाला अब बचा। लेटाइस एनर्जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग हाई वैल्यू ऑफ लेटाइस एनर्जी possess the following कैरेक्टर। जो भी कंपाउंड जिनमें सबसे ज्यादा लेटाइस एनर्जी रहेंगे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो देख लो। सारी चीजें मैंने समझा दी है, बस तुमको कुछ चीजें बताना है, ठीक है। लेटाइस एनर्जीज कहाँ, देखो अभी जो मैंने बोला ना, लेटाइस एनर्जी निकल रही है, लेटाइस एनर्जी लग रही है, जो भी है कि लेटाइस जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा लेटाइस एनर्जी रहेगी, ठीक है। देखो लेटाइस एनर्जी होती क्या है, पहले ये देखो। मान लो मैंने वही तुमको जो क्यूब बनाया था, एक क्यूब सिर्फ 4 या 8 ऐसे बड़े बड़े गोलों से मिलकर बनाए, एक क्यूब है जो ऐसे छोटे छोटे 100 गोलों से मिलकर बनाए, ठीक है। तो इस 100 गोले वाले को तोड़ने में मेरे को सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, बहुत बार मारूंगा तब जाके टूटेगा, वो पूरा ब्रेक होगा, और ये बड़े वाला जल्दी टूट जाएगा। नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन दो गोलों में, इसमें छोटे छोटे बॉल्स हैं और इसमें बड़े वाले बॉल्स हैं, तो इसकी लेटाइस एनर्जी ज्यादा है ना, तभी इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो बोलता है कि 1 मोल लेटाइस को तोड़ने में जितनी भी एनर्जी लगती है या ब्रेक करने में, वो होती है लेटाइस एनर्जी। ऐसी कोई डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी कितनी लगती है वो कहीं से कैलकुलेट करते हैं, एक चीज है जिसको बोलते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। अब लेटाइस एनर्जी किन किन चीजों से मिल रही है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटाइस। तो यही 2-3 चीजें हैं जिनका जोड़ के प्लस माइनस करके कुछ बॉन्ड हेबर में कैलकुलेट किया है उसने, तो वो अपन कल पढ़ेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल, ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय, कहीं से कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड हेबर साइकिल। उसमें वही 3 चीजें लगेगी जो लेटाइस को बनने में लग रही होगी। क्लियर हुआ। रिलीज हीट शुड बी मोर देन एब्जॉर्ब्ड हीट। मोर देन द एब्जॉर्ब्ड हीट। अरे यार कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसमें ओवरऑल बोला था ना मैंने, नेगेटिव होनी चाहिए लेटाइस एनर्जी। आयनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटाइस, तीनों का सम करूंगा तो फाइनली नेगेटिव एनर्जी निकलनी चाहिए, तभी तो बॉन्ड बन रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि रिलीव्ड हीट शुड बी मोर, मतलब ओवरऑल फाइनली ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए बजाय जो उसको आयनाइज करने में लग रही थी, उससे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो वही लिखा है कि रिलीव्ड हीट शुड बी मोर देन द एब्जॉर्ब्ड हीट, देन कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। अगर वो तीनों का समेशन पॉजिटिव आ गया तो वो अच्छा लेटाइस हो गई नहीं कभी, क्योंकि उसमें तो तुमको और एनर्जी लगी है एक्स्ट्रा बजाय रिलीज के, और बॉन्ड तब बनता है स्ट्रॉन्ग जब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसीलिए वो पॉइंट याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या था, ठीक है। चलो इधर अब वो जो 3 पॉइंट उसने बोले कि कौन कौन से पॉइंट्स या फैक्टर्स होने चाहिए एक अच्छे लेटाइस के लिए। एक अच्छा लेटाइस कब होगा, हाई स्टेबिलिटी के लिए बन रहा है। क्यों बन रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब दोनों में से चीज अगर गर्म करोगे तो इसमें कितने ज्यादा बॉन्ड है यार। मान लो 8 मॉलिक्यूल रखे मैंने, 1 2 3 4, इनके ऊपर और रख दिए 1 2 3 4, नीचे 4 का स्क्वायर बनाया, ऊपर 4 का स्क्वायर बनाया। इधर ऐसे बहुत सारे रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। 100 तो नहीं बोलो, इधर 10 इधर 10, इनके बीच में इस पूरे ट्रायंगल को पैक कर दिया, इसके ऊपर भी ऐसे 10 और फिर उनको ऐसे ऐसे पैक कर दिया। कितना स्ट्रॉन्ग लेटाइस होगा ये कंपेयर टू दिस, समझ में आया ये। तो इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक एटम इससे बॉन्ड बना रहा है, इससे इससे इससे, फिर इसके वाला ऊपर इससे इससे, तो इसमें हजारों बॉन्ड बन रहे होंगे। इसमें कितने ही बॉन्ड होंगे, ये इससे बनाया एक ऊपर वाले से, इसके भी गिन लूंगा इससे इससे इससे, तो ऐसे 8 हैं तो 8 आपस में बॉन्ड बन रहे होंगे। इसमें हजारों होंगे, बहुत सारे बॉन्ड होंगे, समझ में आया ये। तो इतने सारे बॉन्ड को तोड़ने में जो मैं मान लो दोनों को मैंने गैस पे रखा और गर्म किया, तो इसमें मान लो 10 बॉन्ड थे, जल्दी टूट जाएंगे। इसमें 1000 बॉन्ड है, उनको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी ना, ठीक है। तो वही लिखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा लेटाइस का। जो लेटाइस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा हीट या मेल्टिंग पॉइंट लगेगी, ठीक है। हाई स्टेबिलिटी समझ गए। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर मान लो मैं पानी में घोल रहा हूं तो कौन सा वाला जल्दी घुलेगा, जो अच्छा लेटाइस है कि जो बुरा लेटाइस है। जो बुरा लेटाइस है, अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेटाइस है तो पानी में जाके इतनी आसानी से तो अलग नहीं होगा ना,
तो लो सॉल्युबिलिटी, वो घुलेगा नहीं ना, सॉल्युबिलिटी उसकी कम रहेगी, तो लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इफ लेटाइस एनर्जी इज हायर देन हाइड्रेशन एनर्जी। ये एक पॉइंट बोला जाता है कि लेटाइस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी से। हाइड्रेशन मतलब पानी में जो एनर्जी है जो उस लेटाइस को तोड़ दे, ऐसा समझ लो, और लेटाइस मतलब उस जिस पैकिंग से वो बना है, ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो नहीं तोड़ पाएगा, वरना जैसे ही मैं वो क्यूब पानी में डालूंगा, पानी की एनर्जी ज्यादा है तो वो तोड़ देगा पूरे को, और लेटाइस की एनर्जी अगर ज्यादा रही पानी से तो तोड़ ही नहीं पाएगा। तो वही लिखा है कि लेटाइस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रेशन से। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, चलो अगला, ये कुछ पॉइंट है। लेटाइस एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब याद रखना, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आएगा। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। मैं बोल रहा हूं कि 100 ग्राम, तो 100 ग्राम क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। समझ गए? ठीक है, आया ये चीज? ठीक है। 100 रुपए, तो 100 मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी चीज का नंबर, किसी भी चीज का, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राम या यहीं, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसकी हाइट कितनी जो भी है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। बस फिजिक्स में एक टर्म यूज किया मैग्नीट्यूड, उसको शॉर्ट में बोलूंगा तो नंबर। लेटाइस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी पे। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है? कम जगह पे ज्यादा चार्ज। जितनी कम जगह पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो एक ये यूनिट वॉल्यूम है, इसमें जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी। अगर यही मान लो इस पे 5 किलो कोई चीज थी, वो मैंने इस पे बिछा दी, और वही चीज मैंने इतने बड़े बॉक्स पे बिछाई, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। डेंसिटी मतलब घनत्व हिंदी में, मतलब एक छोटी जगह में कोई चीज कितनी ज्यादा फिट हो रही है, ठीक है। पानी की डेंसिटी कम है शहद से, समझ गए एग्जांपल से? शहद ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी डेंसिटी मतलब ये एक छोटा क्यूब अगर उसमें बनाऊं तो छोटे क्यूब में ज्यादा पार्टिकल होंगे शहद के बजाय पानी के, इसीलिए तो वो इतना कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये समझ गए चार्ज डेंसिटी। तो कोई भी एटम पे, एटम का साइज भी छोटा होना चाहिए और उस पर चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, तब बेस्ट लेटाइस होगा। यही तो बोला था, छोटा साइज चार्ज ज्यादा, तो उसी जिसको उसने लिखा है लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी। अगला, लेटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा कोई भी आयन का उतनी कम लेटाइस एनर्जी, कोई डाउट तो नहीं है? वही चीजें घूम फिर के बार बार अलग अलग पॉइंट में लिख रहा है वो, ये पॉइंट तुम्हारे लिए नया है। लेटाइस, चलो लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको कैसे समझोगे? अपन ने वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा था ना एक, क्या लिखा था? KFeCN6। हाँ वही वाला यार, K4 पोटेशियम फेरोफेनेट फुरूफेनेट कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है, देखते रहना है ये। हाँ फेरोफेनेट फेरीफेनेट 2-3 होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन, जैसे एक NaCl हो गया, CO2 हो गया, तो ऐसे 5 मिनट बेटा, ठीक है। चलो, जैसे NaCl एक कंपाउंड होता है, CO2 एक कंपाउंड होता है, ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिनका नाम क्या है? ये ऐसे दिखते हैं इधर, K4FeCN6। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आयन में टूट जाता है, K4 बाहर 4 प्लस, पानी में अगर इसको ड्रॉप करूंगा तो पानी में 4 K प्लस अलग हो जाते हैं और इसके ऊपर 4 माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये अंदर से कैसा रहता है? आयरन है, उसके पास 6 CN लगे हैं, ठीक है। तो 6 बॉन्ड बनाए ना उसने CN के, तो 6 बॉन्ड बनाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो वही चीज ये बोल रहा है कि लेटाइस एनर्जी में जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उसके आसपास, उतना ही बेटर लेटाइस होगा। ये चीज समझ में आती है ना, ठीक है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर ही कम है, आसपास बॉन्ड ही कम बन रहे हैं, तो उसको जल्दी गर्म करूंगा तो बॉन्ड टूट जाएंगे ना। 2 बॉन्ड है तो बहुत जल्दी टूट गया लेटाइस, और वहीं 10 बॉन्ड बन रहे होंगे तो 10 बॉन्ड को हीट करने में भी तो टाइम लगेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा उतना अच्छा लेटाइस। समझ में आई ये चीज लेकिन किसके लिए वैलिड है? अगर वो एग्जाम्पल देगा तो कार्बोनेट और सल्फेट, वो भी सिर्फ सेकेंड डे के। ये कुछ चीजें आखिरी में रटनी है अपने को। बाद में थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के ऑर्डर्स आते हैं। तो उनमें क्लोराइड कुछ अलग रिएक्शन देता है, सल्फेट कुछ अलग देगा, कार्बोनेट कुछ अलग देगा, और सबके अलग अलग एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट हो सकता है ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहे हो, सेकंड ए के बढ़ जाएंगे। समझ गए? फर्स्ट ए के क्लोराइड का कुछ और हो रहा है, सेकंड ए के क्लोराइड में कुछ फ्लिप हो जाएगा। तो ऐसे बहुत एक्सेप्शंस आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग के आखिरी में अपन पढ़ लेंगे। लेकिन अभी याद रखो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट किस चीज के लिए सही है?
कार्बोनेट और सल्फेट, वो भी कौन सा, सेकंड है। सेकंड है मतलब बेटा मांगे खर स्कूटर बाप रावी, तो उसमें लिखोगे ना BeCO3, ठीक है, BeCO3 वोल्टाइस ऐसे करके सब में वोल्टाइस लगा दोगे, ठीक है। तो उनके या तो कार्बोनेट होंगे या उनके सॉरी वोल्टाइस नहीं लगाओ क्योंकि तो खुद ही -2 होगा ना। हाँ, तो BeCO3 फिर MgCO3 ऐसे ऐसे सबके CO3 लिखोगे और फिर पूछूं उनसे कि किसके हैं, तो उनके कार्बोनेट और उनके सल्फेट जो होता है सेकंड है कि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लेटाइस एनर्जी ज्यादा होता है। क्लियर है? चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा साइज भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मान लो एक ही कोऑर्डिनेशन है तो इसका साइज ये 6 कोऑर्डिनेशन है तो ये ओवरऑल पूरा साइज बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे वो पॉइंट गलत हो गया ना अपना साइज वाला, कि साइज ज्यादा, तो यहाँ अगर तुम साइज वाला कॉन्सेप्ट लगा देते कि हाँ कोऑर्डिनेशन जितना ज्यादा साइज बढ़ा तो लेटाइस कम, गलत है वो। यहाँ पे ये चीज, हाँ यहाँ पे ये चीज साथ में सही चल रही है, कोऑर्डिनेशन जितना ज्यादा साइज भी उतना बड़ा रहता है, लेकिन लेटाइस भी उतना ही अच्छा है। मतलब ऐसे देखते तो ऊपर वाले, वही बोल रहा हूँ कि अगर नहीं बताता तो कोऑर्डिनेशन से अगर क्वेश्चन आता है तो तुम ये पॉइंट से देखोगे। मतलब कोऑर्डिनेशन वाले की, अगर मान लो उसने 3-4 दे दिया और बोल रहा है कि जैसे 4 एग्जांपल ऐसे दे दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं, ये नंबर जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर है। मान लो यहाँ 3 लिखा होता है, एक में 6, एक में 4, एक में 1 है, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर या ये वाला नंबर ज्यादा, ये वाला, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा उसका लेटाइस उतना अच्छा, भले ही साइज बढ़ रहा है। आया समझ में? ठीक है, जल्दी जाने की तुम लोग को, ठीक है। और ये पॉइंट तो मैं उधर समझा ही चुका हूं, ये वाला वहां समझा दिया था, ठीक है। चलो, ये वाला पॉइंट पोर्शन अभी यहाँ पे कोई उठेगा नहीं, ठीक है। चलो, ये वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। कल मुझे बॉर्न हेबर साइकिल समझाना है, क्योंकि आया है वर्ड आया है, तो मैं एक बार समझा भी दूंगा मेरी साइड से, ठीक है। अगर मुझे किसी भी चीज की लेटाइस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मैंने तुझे NaCl दे दिया और बोल रहा हूँ उसकी लेटाइस एनर्जी कैलकुलेट करो, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे कि NaCl बना कैसे, लगाएगी दिमाग इतना? तो NaCl कैसे बना होगा, पहले एक Na अलग रखा होगा, Cl अलग रखा होगा, तो पहले मुझे Na को आयनाइज करवाना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन वहां से अलग हो जाए। तो पहली एनर्जी ये आई, मैंने कुछ एनर्जी दी है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, हाँ बेटा तुमको बेसिक के लेक्चर देखने हैं, पीरियोडिसिटी के नहीं, और लेक्चर्स मिल गए थे बेसिक वाले, उसमें 8 लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी है, बेसिक 1 to 8, डेली के 2-2 लेक्चर देखोगे, तब जाके 4 दिन में बेसिक खत्म होगा। फिर पीरियोडिसिटी के 14 लेक्चर हो जाएंगे, शायद 13-14, तो पीरियोडिसिटी के भी 2-2 करके देखोगे रोज। Na इधर रखा है, Cl इधर रखा है। Na में से मेरे को पहले इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी दी, तो पहली एनर्जी मैंने याद रख लिया, हाँ यहाँ पे एनर्जी लगी है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन कैच कर रहा है, Cl ने जब फिर इलेक्ट्रॉन को कैच करके अपने से बॉन्ड बनाया, तो इसने कुछ एनर्जी रिलीज की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो दूसरी एनर्जी ये हो गई। अब दोनों पे चार्ज आ गए, तो दोनों अट्रैक्ट होके पास में रह गए, तो ये जो चीज अब बनी है इसको क्या बोलते हैं, लेटाइस। और इसी जो लेटाइस है, इसी के लिए बोलते हैं कि इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो लेटाइस एनर्जी है, तो पहली कौन सी थी, आयनाइजेशन, प्लस दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्लस तीसरी क्या, लेटाइस एनर्जी। तो ये तीनों को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो नेगेटिव आनी चाहिए ना, तब मतलब बॉन्ड बन रहा है ना NaCl में, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज, तो तीनों का सम नेगेटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो वो अच्छा लेटाइस नहीं बना ना, जितना नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मतलब उतना अच्छा लेटाइस बना। तो ये चीज अगर मैंने दी होती तो मैं क्या बोल देता, यस साइकिल, ये 3 चीजें लग रही है, पहले आयनाइजेशन लगेगी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी, फिर दोनों के उससे मिलने से लेटाइस बना। तो ये 3 चीज को एनर्जी के आपस में चेंजेस होने से या मिक्स होने से जो भी है लेटाइस बन रहा है अपना, ठीक है। तो वो चीज अगर यस देता तो यस साइकिल बोल देता। बॉन्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दी, तो उसने बॉन्ड हेबर, 2 जने होंगे, हो सकता है एक ही जना, मुझे नहीं पता, तो बॉन्ड हेबर साइकिल, उसने क्या बोला, लेटाइस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बता दिया ना कैसे कैलकुलेट किया, बॉन्ड हेबर ने किया। इसने क्या बोला कि रिलीज एनर्जी टोटल सबका मिला के जो रिलीज हो रही है एनर्जी वो नेगेटिव में आनी चाहिए, तो रिलीज हीट शुड बी मोर देन द एब्जॉर्ब्ड हीट, जितनी एनर्जी लग नहीं रही है उससे ज्यादा रिलीज होनी चाहिए फाइनली, तब जाके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, एब्जॉर्ब्ड हीट, देन कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। आया समझ में? लेटाइस एनर्जी के लिए एटम का साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव जितना ज्यादा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे,
तो उतने ही कॉम्पैक्ट और छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनेंगे ना, मतलब वो स्ट्रक्चर उतना ही स्ट्रांग बनेगा, मतलब अपना लेटाइस उतना अच्छा है, समझ में आया। तो उसके लिए, और जितने बड़े बड़े साइज होंगे एटम के उतना ही बेकार लेटाइस बनेगा। तो जितने छोटे साइज और उन पे जितना ज्यादा चार्ज, इन दोनों कंडीशन का एक एवरेज लेते हैं। मान लो मैंने तुम्हारे सामने 5 मॉलिक्यूल रख दिए, तो मैं 5 में से किसको बेस्ट सिलेक्ट करूंगा कि हाँ अगर इसी के लेटाइस बनते तो बेस्ट है, जिसका साइज भी छोटा है और उस पर चार्ज भी अच्छा है। अगर मान लो कोई सबसे बड़ा साइज का है लेकिन चार्ज उस पर बहुत ज्यादा है तो उसको नहीं लूंगा, कोई सबसे छोटे साइज का है लेकिन चार्ज कम है तो उसको नहीं लूंगा, थोड़ा एक बीच वाला एवरेज देखूंगा जिसका भले साइज थोड़ा बड़ा होगा लेकिन चार्ज भी मुझे ज्यादा चाहिए। तो दोनों चीजें जहां मुझे कंपनसेटरी मिलेगी, समझ में आ रहा है, तो वो मेरे लिए बेस्ट लेटाइस बनाएगा। तो लेटाइस अपन ने समझ लिया था कि हाँ स्मॉलर साइज, हायर चार्ज, ये सब चीजें, और 3 एनर्जी लगती है और तीनों एनर्जी का सम या समेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटाइस एनर्जी, तीनों का जब सम करते हैं तो नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके वो लेटाइस बेस्ट होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव इन तीनों का सम उतना ज्यादा बेटर लेटाइस, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन में कुछ 4-5 ऑर्डर लिखे थे वो लिख रहा हूँ, ठीक है, तो फिर तुमको समझ में आएगा। इधर सारे ठीक है। चलो ये कुछ ऑर्डर्स लिखे मैंने, किस चीज का ऑर्डर है, आयनिक बॉन्ड या फिर लेटाइस एनर्जी के, किस चीज की लेटाइस एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, किस चीज का ऑर्डर है, लेटाइस एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, हेडिंग अपनी लेटाइस एनर्जी डली है बेटा, ठीक है। उसमें कुछ 5 ऑर्डर्स लगे। अब मैंने तुमको लिख दिया है कुछ ऑर्डर्स, अब तुम लोग बताओगे इसमें लेटाइस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी और कम किसकी होगी। देखो ये पहले पीरियड के ग्रुप है सारे, लीना की रब से फरियाद, ठीक है, और फ्लोरीन तो सब में सेम है, मतलब 2 चीजों से मिलके ही आयनिक बॉन्ड बनेगा ना, एक कैटायन होना चाहिए एक एनायन होना चाहिए। तो एनायन तो सेम हो गया सब में, फ्लोरीन उसका साइज फिक्स हो गया, चार्ज फिक्स हो गया। अब इसके साथ जो भी कैटायन आएगा वो कैसा होना चाहिए कि अच्छा लेटाइस बने, कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए कि छोटा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, तो कैटायन भी बड़ा होना चाहिए कि छोटा, छोटा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सभी फर्स्ट ग्रुप के हैं तो सब पे चार्ज तो +1 ही रहेगा, ठीक है। और साइज देखेंगे तो ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम, तो ये भी छोटा साइज ये भी छोटा साइज, सबसे कॉम्पैक्ट और अच्छा लेटाइस यही बनाएगा ना। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, इधर समझ गए ना, हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी तुम बोलो, मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छा लेटाइस बनाएगा, सबसे वीक वो वाला, क्लियर हुआ। सेकंड में सारे हाइड्राइड्स हैं ये H-। जब भी देखो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले एलिमेंट रहते हैं ना तो हमेशा अपन H+ निकालते हैं ना, कहीं से भी क्या H+ रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन से भी ज्यादा तो फिर हाइड्राइड्स रिमूव होते हैं, याद रखना, H-, हाइड्राइड बोलते हैं इनको, है ना। सर एक बार फिर से तो सुना करो ना, इधर देखो H+ रिमूव होता है कहीं भी, अपन नॉर्मली कहीं भी कुछ ऐसा लिखते हैं कि H2O लिखा था H+ रिमूव हुआ H-, तो मोस्टली यही देखा जाता है ना कि H+ रिमूव हो रहा है, ठीक है। H- कभी देखा कि रिमूव हो रहा है, नहीं। और H+ कहाँ रिमूव होता है, अगर हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, कोई भी फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल है उनके साथ, तो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन या तो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे या किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप वाले आ गए साथ में तो उनकी ज्यादा प्रॉपर्टी या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो एक कोई तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो फर्स्ट ग्रुप वाले बोलते हैं हम ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जब भी हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो H- के फॉर्म में निकलता है, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो इसमें देखो हाइड्रोजन का साइज सब में सेम हो गया, चार्ज फिक्स हो गया माइनस, तो एनायन फिक्स कर दिया है मैंने। अब मेरे को क्या देखना है, कैटायन, कैटायन का साइज वही छोटा होना चाहिए और चार्ज सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सभी फर्स्ट ग्रुप वाले तो चार्ज तो सब पे सेम हो गया, प्लस 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 आ रहा है। अब साइज ऊपर से नीचे कम बढ़ता है, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, लिथियम, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, समझ गए ये, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। चलो BO सारे ये, ठीक है। हाँ मतलब इसका देखो ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन सेम है, तो एनायन तो फिक्स हो गया ना, एनायन का साइज भी फिक्स हो गया और -2 चार्ज है, तो चार्ज जितना ज्यादा होता है बेटर होता है, लेकिन वो चीज तो सब में सेम है ना। तो अगर कोई चीज सब में सेम आ रही होगी तो उससे तो कंपेयर में कभी कर ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे दूसरी साइड देखना पड़ेगा कि उसके साथ कौन है, तो उसके साथ जो भी लगा होगा उस पर भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा,
तो उतना ही स्ट्रॉन्ग लेटाइस बनेगा। तो बेटा मांगे खार स्कूटर बाप राजी वाला, तो ऊपर से नीचे साइज तो बढ़ता है ना, ठीक है। और चार्ज सेकंड पीरियड के सब, तो सब में +2 चार्ज होगा, तो चार्ज सब में सेम हो गए, तो मैं सिर्फ साइज ही बचा मेरे पास कंपेयर करने के लिए। साइज सबसे छोटा किसका? बीईओ वाले का। तो सबसे अच्छा लेटाइस भी कौन? कोई डाउट? ठीक है। इसमें तुम लोग खुद सोचो, इसमें कौन सी चीज सेम जा रही है? कैटायन, ठीक है, कि Na2 इधर भी है, Na2 इधर भी है, मतलब इधर भी कैटायन सोडियम ही है और उस पर प्लस चार्ज ही है, इधर भी कैटायन सोडियम ही है और उस पर प्लस चार्ज ही है। तो मैं जब दो चीज सेम है तो इससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकता ना कभी, मुझे एनायन देखने पड़ेंगे कि एनायन अलग होंगे और उनमें से कौन सा एनायन छोटा है और किस पे चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो एनायन कौन सा है? ऑक्सीजन और सल्फर, दोनों एक ही लाइन में आते हैं ओरिजिनल स्टाइल से, टीपो वाला, तो दोनों पे -2 चार्ज होगा, तो चार्ज तो इन दोनों पे सेम हो गया। अब क्या देखो हमें? साइज, तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, सल्फर का साइज बड़ा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन ज्यादा छोटा है तो वो अच्छा लेटाइस बनाएगा। कोई डाउट? समझ में आ रहा ना? सिंपल सी चीज है, चार्ज ज्यादा और एटम एनायन कैटायन जो भी हो, साइज जितना छोटा उतना बेस्ट, ठीक है। लास्ट वाला, इसमें क्या चीज सेम दिख रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर तीनों में सेम है तो उससे तो कभी कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा मैं, तो बचा क्या मेरे पास? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये तीनों लाइन से ऐसे आते हैं ना, इस वाली लाइन में, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो इधर से इधर जाने पे साइज का क्या होता है? कम होता है। और चार्ज तीनों पे सेम है क्या? मतलब दो चीज देखते हैं अपन, एक साइज देखते हैं, एक चार्ज देखते हैं, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में लाइन से आते हैं ना, ये देखो, अगर किसी को टेबल याद नहीं है तो नए वाले, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इधर से इधर जाने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो मैंने बोला ठीक है साइज डिक्रीज, लेकिन साइज डिक्रीज के साथ मेरे को एक चीज और चाहिए ना, चार्ज भी देखूंगा। तो चार्ज सोडियम पे कितना होता है? +1, मैग्नीशियम पे +2 और एल्यूमिनियम पे +3। तो साइज भी छोटा और चार्ज भी, ये सारे इधर वाले थे और एक था जो उधर वाला, और इवन सबके ये। तुम दोनों चीजें कंपेयर करना है तुमको, साइज भी देखोगे, चार्ज भी देखोगे, ठीक है। और इसमें दोनों चीजें अपने को एक ही में पॉजिटिव मिलेगी, इधर से इधर साइज भी डिक्रीज हो रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है, तो सबसे बेस्ट यही होना चाहिए। अगर मान लो हाँ चार्ज कुछ ऊपर नीचे होता तो फिर मैं सेंटर वाले को थोड़ा एवरेज मान के लेता, इसका साइज दोनों का एवरेज और चार्ज भी एवरेज है, तो इसको ज्यादा बेटर प्रायोरिटी देता। जैसे मान लो इधर साइज अगर डिक्रीज हो रहा होता, लेकिन चार्ज अगर इस पे +3 होता, इस पे +2 और इस पे +1, तो फिर दिक्कत होती ना। तो फिर मैं सेंटर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देता, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखता कि ऑप्शन में कौन सी चीज पहले दी है। सेंटर वाला तो प्रायोरिटी में आता, फिर फर्स्ट और थर्ड में से मेरे को ऑप्शन में मैच करना पड़ता, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा लेकिन चार्ज सबसे कम, इसका साइज सबसे छोटा लेकिन चार्ज सबसे ज्यादा, मतलब अपोजिट बोला, सॉरी। समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं आया? नहीं आया। अभी तो ये ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता, इसका साइज बड़ा, इसका छोटा और इसका और छोटा, लेकिन इस पे अगर +1 चार्ज, इस पे +2 और इस पे +3, तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं? यहाँ अटक जाते हैं ना अपन। अभी तो क्या था, इस पे सबसे कम, इस पे फिर +2 +3, तो अपन ने बोल दिया हाँ ये बेस्ट था, ठीक है। जैसे जो अभी अपना क्वेश्चन है वो ये था, तो साइज छोटा चार्ज ज्यादा, वो बेस्ट हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कभी अगर क्वेश्चन, बेटा मस्ती मत करो, अगर ऐसा आता कि ये +3 होता है, +2 +1, तो साइज इधर छोटा हो रहा है, चार्ज इधर बढ़ रहा है, तो मैं एक एवरेज वाली चीज लेता ना बीच में डिसाइड करके, कि अगर बेस्ट लेटाइस बनाना है तो इसका लेटाइस बेस्ट बनेगा। इससे अगर लेटाइस बनाने जाऊंगा तो साइज वाली चीज से बीच में गैप बहुत ज्यादा आएगा, इससे अगर बनाने जाऊंगा तो चार्ज कम है, तो मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसको प्रायोरिटी देता इन तीनों में से, फिर समझ में। और उसके बाद फिर इन दोनों में से मैं ऑप्शन देख के डिसाइड करता कि मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी देता। साइज छोटा है भले चार्ज है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट बनेगा, समझ में आ रहा है? छोटे छोटे अगर ऐसे बहुत सारे बॉल से कोई भी चीज बनाऊंगा तो स्ट्रांग बनेगी, बजाय मैं इससे बनाऊं, ठीक है। तो ये और फिर ये रखता मैं, ठीक है। या फिर ऑप्शन में देख ला कि ऑप्शन अगर फर्स्ट ये है, बाकी किसी में मैच ही नहीं हो रहा है, तो बाकी जो भी बुक वाला दे देता वो मैच करते, ठीक है। लेकिन ऐसे आएंगे नहीं, जो अपने ऑर्डर से 5 PYQ में और क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे हुए थे, तो ये नोट कर लो, ठीक है। एरो बना लिए? क्या हो गया? एरो बना लो जल्दी सब लोगों ने, चलो ठीक है, बढ़िया। फिर चलो लेटाइस एनर्जी यहाँ पे अपना खत्म होता है, ठीक है। अब लेटाइस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक लाइन लिखाई थी मैंने, तो लेटाइस एनर्जी अपन ने समझ लिया। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया क्या होता है,
आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग मतलब वो उतना अच्छा लेटाइस। तो लेटाइस पढ़ लिया, होता क्या है लेटाइस के कुछ क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अब ये लेटाइस एनर्जी कैलकुलेट की कैसे जाती है, कल मैंने बता दिया था कि वो जो 3 एनर्जीज थी अपनी, उन 3 एनर्जीज का समीशन नेगेटिव आना चाहिए और समीशन करते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी भी चीजें, उन सब में हमेशा ये बोलो ना गैसियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम। हर डिफाइन में गोला मार्क करवाया है तुम लोगों को। तो कभी भी सॉलिड और लिक्विड से तुम कोई भी ये चीजें नहीं कर पाओगे कि सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लिक्विड से इलेक्ट्रॉन, जैसे सबसे पहला काम क्या है लेटाइस एनर्जी के लिए, आयनाइज करना पड़ेगा मेरे को एक को, फिर वो इलेक्ट्रॉन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। तो आयनाइज करने के लिए सॉलिड होगा तो मैं आयनाइज कर पाऊंगा क्या? लिक्विड होगा तो भी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मान लो सॉलिड दिया तो पहले मेरे को इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस गैसियस एटम से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कोई सामने वाला एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है ये? फिर ये कैटायन बन गया और ये क्या बना? एनायन। अब इन दोनों की बॉन्डिंग होगी क्योंकि चार्ज अपोजिट है, ठीक है। तो अब बना लेटाइस। समझ में आया? और अगर डायरेक्ट पहले से गैसियस दिया होता तो मेरे को आयनाइज करने की जरूरत है, आयनाइज क्या मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आ रहा है समझ में कि बोर्ड पे लिख के बताऊं? चलो यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, फिर गैस वाले का क्या करना? आयनाइज, ठीक है। और उसके बाद जो सामने वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करना, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या बन जाएगा? एनायन। और ये आयनाइज वाला क्या बनेगा? ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी ऐसा कुछ फिक्स ऑर्डर जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि प्रोसीजर कैसे हो रहा है। अगर मान लो सॉलिड नहीं होता, डायरेक्ट गैस होता, तो मैं सीधा यहीं से प्रोसीजर शुरू करता आगे का। लेकिन अगर कोई मेरे को जो एटम दिया गया वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता, तो पहले मैं उसको गैस में कन्वर्ट करता। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने में भी तो कुछ एनर्जी लगेगी ना। मान लो बर्फ है, इसको मेरे को वेपर में कन्वर्ट करना है गैस में, तो एनर्जी नहीं लग रही क्या? गर्म करूंगा तभी जाके वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री तक, मतलब हीट एनर्जी लग तो रही है ना। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? पढ़ाया है मैंने, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो वही लिखा है सबसे पहला तुम्हारा कि मान लो अगर तुमको दिया है सोडियम सॉलिड में दिया है, क्लोराइड गैस में दे रखा है, मैंने 2 एटम रखे सामने, एक Na है एक Cl है, Na खाई में सॉलिड में, Cl खाई में गैस में, ठीक है। तो सॉलिड वाले को पहले मैं गैस में कन्वर्ट करूंगा। अगर डायरेक्ट गैस में देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी मुझे, लेकिन अगर सबसे वर्स्ट कंडीशन यही हो सकती है, उससे ज्यादा और क्या ही होगा, ठीक है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। तो यही वाला है कि हाँ इसमें सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी और काय में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो यहाँ पे क्या लगी? हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, याद रखो अभी, ठीक है। तो ये गैस से गैस में कन्वर्ट हुआ, नॉर्मल हो गया। ये Na+ था और सॉलिड में था, तो इसमें क्या लगा? सब्लिमेशन एनर्जी, और ये काय में कन्वर्ट हो गया Na में। मेरे को ओरिजिनल Na और ओरिजिनल Cl चाहिए थे। अब मैं इनमें क्या करूंगा? Na जो है इसको आयनाइज करवाऊंगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, तो Na+ बन गया अब ये, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो क्यों कौन कैच करेगा? क्लोरीन। तो जब वो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन कैच करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी लग रही है इसीलिए प्लस होगा। ये क्या होगा? प्लस, और ये क्या होगा? माइनस। तो आयनाइजेशन एनर्जी लगी है, Na+ में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल Cl से फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब उसने इलेक्ट्रॉन कैच किया और एनर्जी निकल रही है तो काय में कन्वर्ट हो गया? Cl- में। अब ये जो है ये दोनों अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बना लेंगे और क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। और NaCl बन गया तो NaCl जो बन रहा है और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी ना, माइनस लगाया है, माइनस ऑफ लेटाइस एनर्जी, तो इसको क्या बोलूँ? लेटाइस एनर्जी। ये जो समझ में आई। और फाइनली ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए सभी का समेशन, जितनी भी एनर्जी लग रही है सबको जोड़ूंगा ना, क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अब भाई इसने लिखा है कि देखो ये पूरी प्रोसेस में कहीं कहीं मेरे को हीट देनी पड़ रही थी, कहीं कहीं हीट लिबरेट हो रही थी। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ हीट देनी पड़ रही थी? एक तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए तो सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, फिर उसको जो डिसोसिएट किया था तो डिसोसिएट, तो ये 3 एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, देनी पड़ रही है, ठीक है। जो एनर्जी देनी पड़ रही है उसमें से क्या माइनस करूंगा मैं? जो एनर्जी रिलीव हो रही है। तो रिलीफ कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटाइस एनर्जी। जितना स्ट्रॉन्ग लेटाइस बनेगा उतनी एनर्जी लेटाइस की रिलीज होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटाइस एनर्जी रिलीव हो रही है और ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो स्टेटमेंट ये था ना कि एब्जॉर्ब्ड हीट इज
लेस देन दी रिलीव्ड हीट। अगर ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ओवरऑल सम नेगेटिव आएगा ना। इसकी वैल्यू मान लो एब्जॉर्ब्ड हीट 50 लग रही है, रिलीव्ड हीट उससे ज्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं स्टेटमेंट में कि मान लो 80 है तो 50 माइनस 80 माइनस 30 होगा ना। तो जितना ज्यादा यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू आएगी उतना ही अच्छा लेटाइस बना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? तो यही था अपना लेटाइस एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे कभी नहीं आएगा कैलकुलेट करने में, कोई सी बुक में मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो ये तो पूछ सकता है कि कौन कौन सी हीट एब्जॉर्ब होती है, कौन कौन सी रिलीफ होती है, लेटाइस एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, या मान लो उसने 4 वैल्यू दे दी और पूछ ले कि ये 4 वैल्यूज है अलग अलग कंपाउंड के लेटाइस बनने की, और इनमें से कौन सा लेटाइस सबसे बेस्ट होगा, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव वो उतना बेस्ट लेटाइस। क्लियर है सबको? अगर ये लिखना हो तो लिख लो, सॉलिड से गैस, गैस फिर आयनाइज होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो ये चीज। ठीक है, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड बता दी ना सारी कंडीशन अभी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब एक एस ब्लॉक का होना चाहिए, एक पी ब्लॉक का होना चाहिए। इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एनर्जी आयनाइजेशन की लगेगी, वो आयनाइजेशन कम से कम लगे तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो लो आयनाइजेशन, और जब वो इलेक्ट्रॉन ये कैच करेगा तो स्ट्रांगली कैच करे तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलेगी। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन होना चाहिए, गैस का होना चाहिए, पी का होना चाहिए, या फिर बोलो एक मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ये सारी कंडीशन है, और सब सारी एनर्जीज का सम क्या होना चाहिए? नेगेटिव, अपोजिट टू दैट ऑफ। हाँ, ये चीज बाद में पढ़ोगे तुम लोग, पोलराइजेशन आगे एक टॉपिक आएगा जहां पढ़ोगे पोलराइजेशन फावन्स रूल। तो उसकी कंडीशन थोड़ा इससे एकदम अपोजिट होती है आयनिक बॉन्ड से। ठीक है, इसमें जब बोलते हैं ना कि कैटायन का साइज आयन का साइज जो लार्ज और स्मॉल होना चाहिए, वहां जस्ट उल्टा हो जाता है पोलराइजेशन में। तो जब पढ़ोगे तो ये पहला वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी स्टार करके अलग से रख लो कि जब पढ़ोगे तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 होना चाहिए, मतलब मोर देन कुछ, हाँ उनका जो डिफरेंस है, तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एक अच्छा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, तो इनका गैप ज्यादा ही आएगा। तो गैप कितने से ज्यादा? 1.7 एक वैल्यू एस्टिमेट की गई थी, तो बोल दिया कि 1.7 से ज्यादा होगा तो आयनिक होते, 1.7 से कम होगा तो कोवेलेंट होते हैं कंपाउंड। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1.7 से कम, हाँ मतलब ज्यादा। ठीक है, और ये चीज पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, एक बार और देख लेना। गैलिफ और उसने एक और क्या नाम था, हाँ उसने दिया था। ठीक है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाएगा। एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। लेकिन मेटल्स एस ब्लॉक वाले होते हैं, मैंने बोला एस ब्लॉक में जो स्टार्ट देखो टिपिकल एलिमेंट होता है 3rd पीरियड से स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में कौन आता है हाइड्रोजन के बाद? लिथियम। तो लिथियम और उससे बेरिलियम इधर का पहला। तो 2nd पीरियड वाले ना, 2nd पीरियड वालों का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। ठीक है, बाकी सब नीचे वाले ग्रुप के कंपेयर में, इसीलिए 3rd पीरियड से फिर मैं टिपिकल बोलता हूँ सबको, वरना 2nd से टिपिकल बोल देता। कुछ तो रीजन रहा होगा कि 2nd को टिपिकल नहीं बोला मैंने। समझ में आया चीज? जब पीरियोडिक टेबल बनाते तो 2nd पीरियड के होंगे इधर सब, तो सारे सेम होते हैं ना। मान लो इसकी वैलेंसी 1 है तो सबकी 1 होती है। तो मैंने 3rd से ही टिपिकल क्यों बोला? क्योंकि इनके जो साइज होते हैं एक्सेप्ट भले ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, लेकिन वो गैप जो डिफरेंस बताया था ना, इसका गैप सबसे ज्यादा होगा साइज का, फिर इसका गैप, फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे साइज बढ़ तो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो तुमको जैसे जैसे नीचे आओगे साइज दिखेगा नहीं कि हाँ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उनका गैप कम रहता है। तो ऊपर वाले का साइज सबसे स्मॉल रहता है। तो सबसे स्मॉल होने के कारण वो एक्सेप्शनली स्मॉल हो जाते हैं 2nd पीरियड वाले। इसीलिए कौन सा अपना लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और इधर वाला उसके बाजू वाला बेरिलियम, ये दो एक्सेप्शनली स्मॉल होते हैं, इसीलिए इनको छोड़ के बाकी सब आयनिक बॉन्ड बनाने का ट्राई करते हैं अच्छा खासा। ठीक है, और ये मोस्टली कौन से बनाते हैं? अपने कोवेलेंट वाले बॉन्ड। ठीक है, तो अब मान लो मैंने बोल दिया कि ठीक है हाँ लिथियम और बेरिलियम क्या करते हैं? नहीं बनाते। तो लिथियम के साथ डायगोनल में कौन है? मैग्नीशियम। और बेरिलियम के साथ कौन है? एल्यूमिनियम। तो जैसी प्रॉपर्टी लिथियम की होगी वैसी एल्यूमिनियम की भी होगी। तो लिथियम जैसे बिहेव करेगा ये, और ये जैसे ये। तो अगर ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा बनाते हैं तो ये दोनों भी बनाएंगे। तो वही चीज है, ये इससे और ये इसके जैसा बिहेव करता है। तो इसीलिए चारों के अधिकतर कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट। बहुत ही कम इनके कंपाउंड्स बनेंगे जो आयनिक होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल साइज so makes covalent bond and there are rarely ionic compound of this metal।
इनके आयनिक बहुत कम होते हैं, अधिकतर कैसे बनते हैं, कोवेलेंट। क्लियर है, तो ये याद रखोगे। अब इनके कौन कौन से वाले आयनिक है, बस वो हैं, कुछ गिने चुने ही होते हैं आयनिक, बाकी सब क्या होते हैं इनके, कोवेलेंट। तो LiF, Li2O और LiH, हाइड्राइड, ऑक्साइड और फ्लोराइड लिथियम के, यही क्या होता है आयनिक, बाकी सब इसके कोवेलेंट होंगे। ठीक है। बेरिलियम का सिर्फ Be2C, बेरिलियम कार्बाइड। ये कार्बाइड कैसे लिखे जाते हैं बाद में सीखेंगे अपन, या फिर वही है, बी के ऊपर 2 लिखा, कार्बन के ऊपर 4 लिखा, 2 1 2 2 2 4, और तो ये 2 इधर आ जाएगा और 1 आ जाएगा। Be2C, कुछ कार्बाइड्स अलग से एक्सेप्शन जाते हैं, उनको लिखना अलग होता है। तो Be2C ही एक ऐसा है जो आयनिक होता है, बाकी बेरिलियम के सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट। मैग्नीशियम में फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड। ठीक है, इसमें फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड। क्लियर हुई ये चीज सभी लोगों को? ठीक है, तो देखो फ्लोराइड, इसको बेरिलियम को छोड़ दो तो इसमें भी तो फ्लोराइड तीनों के ही होंगे, ऑक्साइड भी तीनों के ही होंगे। ठीक है, इसमें हाइड्राइड एक्सेप्शन जा रहा है कि हाँ ठीक है, हाइड्राइड सिर्फ इसी में आ रहा है, ठीक है, इनमें नहीं आ रहा है। और कार्बाइड इसमें है और इसमें भी है, तो कार्बाइड कार्बाइड कार्बाइड, और इसमें बाकी और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कार्बाइड है। ये तो थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ऑक्साइड तो सभी में है, और सभी में क्या, सब में नहीं, इसको छोड़ दो यार। इन तीनों में फ्लोराइड है, इन तीनों में ऑक्साइड है, हाइड्राइड सिर्फ इसी में है, कार्बाइड इन तीनों में है। बस ऐसे करके याद कर लेना। क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक डेफिनेशन और लिखिए, और इसके बाद फिर 2 टॉपिक और बचे आयनिक बॉन्ड से मुझे पढ़ाना, वो फिर मैं कल ही पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, चलो। बॉन्ड एंथैल्पी फॉर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटमिक मतलब एक से ज्यादा मिलकर तभी मॉलिक्यूल बनते हैं, तो नहीं भी लिखता तो समझ में आता। फॉर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल या अलग अलग डिफरेंट, जैसे O2 नहीं, O के साथ कोई भी ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम हो। ठीक है, तो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल इन ईज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एग्जांपल लिया उसने वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, द एंथैल्पी नीडेड टू ब्रेक द 2 बॉन्ड्स इज नॉट द सेम। अच्छा ये जो है, ये आगे जब पढ़ोगे तो थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन के 2 OH बॉन्ड है ना, इनको तोड़ने में अलग अलग एनर्जी लगती है। अगर क्वेश्चन आता है तो तुम ये नहीं देखो, अपने को दिखने में तो सब सेम ही दिख रहा है। ठीक है, कि इसको तोड़ा फिर ये, तो मान लो मैंने जब पहले बॉन्ड को तोड़ दिया तो उसके बाद ही दूसरा तोड़ूंगा ना। तो पहले बॉन्ड को तोड़ने के बाद इसके पास, इसके देखो मान लो ऑक्सीजन के पास कुछ पावर है, एक हाथ से इसने इस हाइड्रोजन को पकड़ रखा है, एक से इसको पकड़ रखा है। मान लो मैंने ये वाला हाइड्रोजन तोड़ दिया, तो अब ये हाथ फ्री हो गया ना ऑक्सीजन का, तो अब ये इसको स्ट्रांगली खींच के रखेगा ना। तो दोनों बॉन्ड को तोड़ने में अलग अलग एनर्जी लगती है, ये बोल रहा है वो। समझ में आई ये चीज? तो वही लिखा हुआ, फॉर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल इन ईज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द एंथैल्पी नीडेड, एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है। ठीक है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, याद रख लेना। द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द 2 OH bonds is not the same। याद रखना है, जिस क्वेश्चन आएगा। और कितनी कितनी एनर्जी लगती है बता देता हूं मैं। 427 502, 427, ये याद नहीं करना है, बट बस ऐसा है कि हाँ तुमको पता होना चाहिए कि अलग अलग लगती है। और एवरेज कितना आएगा इसका, वही जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज क्या होगा, 502 प्लस 427 डिवाइड विद 2 माइनस नहीं था, 464.5 किलो जूल पर मोल, इतना। तो ये अगर पॉइंट आता है कि अलग अलग लगती है, एनर्जी सेम लगती है, तो याद रखना। क्वेश्चन था, गलत किया था मैंने। चलो ठीक है, चलो आयनिक बॉन्ड अपन ने समझ लिया क्या होता है। आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्या था, लेटाइस एनर्जी। तो आयनिक बॉन्ड समझ लिया अपन ने, लेटाइस एनर्जी समझ लिया अपन ने क्या होता है, और सारे मतलब ऑर्डर्स देख लिए थे कुछ, क्या ऑर्डर्स में लेटाइस वाले के लिए बोला था स्मॉल साइज, मोर चार्ज, ये सारी चीजें देख ली थी। आयनिक कंपाउंड्स कैसे लिखे जाते हैं ये चीज भी मैं समझा चुका हूँ, बट ऑफिशियली एक बार अपन ये पॉइंट्स में कैसा है वो, आयनिक कंपाउंड कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले लिखा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा ये चीज आएगी। और अपन ने पीरियोडिक टेबल में ये पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फोन कॉल होता है, FONCl। तो ऑक्साइड अगर किसी का लिख रहे हैं तो हमेशा ऑक्सीजन पीछे ही आता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन का ऑक्साइड, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ फ्लोरीन पीछे आ जाएगा और ऑक्सीजन पहले आएगा। वरना उसके अलावा कोई भी केस ले लोगे तो ऑक्सीजन हमेशा पीछे आता है, क्योंकि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ये देखो, ये होता है फोन कॉल। ठीक है, तो मान लो
अगर मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाता है अदर देन फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन पीछे ही आएगा, क्योंकि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना पीरियोडिक टेबल का, और इलेक्ट्रोनेगेटिव को पीछे लिखते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीजन किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो एंड में ही लिखा जाता है। बोलते हैं ना किसी का भी ऑक्साइड Na2 हो ये वो, तो वो पीछे आता है। लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो फ्लोरीन पीछे आएगा और ऑक्सीजन पहले आ जाएगा। सिर्फ एक ये अलग जाता है, ठीक है, बाकी हमेशा ही आता है। तो इसको पढ़ लेते हैं भाई, सारी चीजें बता दी थी। देखो, राइट द सिंबल ऑफ आयन साइड बाय साइड, जो भी आयन अपना NaCl है तो उनको बाजू बाजू में लिख दो, Na को यहाँ और Cl को यहाँ, ठीक है। इन सच ए वे दैट पॉजिटिव आयन इज एट द लेफ्ट साइड, मेरा राइट ये है ना, मेरा लेफ्ट ये, तो पॉजिटिव इधर आएगा और नेगेटिव राइट साइड पे आएगा। एग्जाम्पल भाई Na+Cl-, तो ये लिखा है कि अब बाजू बाजू में लिख दिया दोनों को, और पॉजिटिव पहले लिखा और नेगेटिव बाद में लिखा, ठीक है। ऑन राइट साइड राइट देयर इलेक्ट्रोवैलेंसीज ऑन द फिगर ऑफ, देखो अब इनकी वैलेंसीज लिखते हैं। वैलेंसी कैसे वो बढ़ेगी, 1 to 4 4 to 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, ये वैलेंसीज होती है। तो वैलेंसीज उनके सर के ऊपर लिखेंगे जो भी एलिमेंट होगा। जैसे A, मान लो अगर A की वैलेंसी X है और B की वैलेंसी क्या है Y, फिर इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहाँ लिखेंगे B के बेस पे और Y को A के बेस पे लिखेंगे, तो AY और BX ऐसे लिखी जाती है कोई भी चीज। क्लियर हुआ है। इसका एक एग्जांपल ले लो, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम सेकंड ग्रुप में आता है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, क्लोरीन 7th ग्रुप में आता है और उसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो उसकी 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Ca1 Cl2, तो CaCl2। कोई डाउट किसी को, ठीक है। फिर नाउ अप्लाई द क्रिस क्रॉस रूल, ये है भाई, तो समझ गया ना ये चीज, कोई डाउट माई। चलो ये वाला क्लियर हुआ ना। कोई सा भी कंपाउंड तुम लोग लिखोगे तो लिख, जैसे NaCl में क्या है, Na के ऊपर 1 है, Cl के ऊपर 1 है, 1 1 क्रॉस हुआ तो NaCl ही रहेगा, और यहाँ 2 था तो 2 उधर क्रॉस हो गया तो CaCl2 हो जाएगा। ऐसा तुम कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है कि आयनिक कंपाउंड कैसे दिखते हैं, समझ गए ना। तो वो सारी कुछ प्रॉपर्टीज है, सारी याद करनी है, इसमें कुछ ज्यादा अलग से है नहीं, ठीक है। देखो आयनिक कंपाउंड बोला ना, अच्छे लेटाइस होते हैं। अच्छे लेटाइस मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, ठीक है, तो स्ट्रांग होंगे ना वो। तो हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब चमकदार होते हैं, ठीक है। तो ब्रिटल, हार्ड या चमकदार जो भी देख लेना। हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल, ये पॉइंट्स आते हैं इसके लिए। शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब इनके जो शेप होते हैं क्रिस्टल के सेम होते हैं। मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, आइसो मतलब सेम, तो सेम मॉर्फोलॉजी होती है। कोई भी आयनिक क्रिस्टल बना रहे हो तो एक फिक्स शेप में रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो शो आइसोमॉर्फिज्म, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत अच्छे लेटाइस होते हैं, तो बहुत अच्छे लेटाइस को अगर गर्म करूँगा तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग हो गई आयनिक का, कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑर्डर, कि देखो आयनिक कंपाउंड, कंडक्टिविटी मतलब या तो बोलो उसको कि हिंदी में बोलते हैं तो चालकता बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी मतलब पानी में मान लो मैंने आयन डाला और पानी में करंट कितनी तेज बह रहा है, तो उस चीज को बोलो, या फिर आयंस कितनी तेज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। तो एक्वस स्टेट में सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी होती है ना किसी भी चीज की। पानी में अगर मैंने कोई चीज डाली तो घुल जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी ऐसे होगा, समझ में आई ये चीज, ठीक है। फिर फ्यूज स्टेट, फ्यूज मतलब बीच की एक स्टेट है थोड़ा, ठीक है। और फिर सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में किसी भी चीज की कंडक्टिविटी कम होगी आयनिक की, मतलब जैसे मान लो एक क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, उससे मैं बोल रहा हूँ कि उसका कंडक्टेंस है, उसमें से करंट पास करवा रहा हूँ। एक है वो थोड़ा सा पिघला हुआ है और एक है मैंने उसको पानी में ही घोल दिया, तो पानी में सबसे ज्यादा तेज वो चल पाएगा ना। ये चीज समझ में आती है सबको, पीछे वाले सारे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी किसमें सबसे ज्यादा होती है, एक्वस स्टेट में, याद रखना आयनिक की। आयनिक सबसे अच्छे से घुल सकते हैं ना यार, तो बस वही कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, हाँ। फ्यूज मतलब बीच की एक स्टेट यार, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक स्टेट आएगी फ्यूज स्टेट, ऐसा, ठीक है। नहीं नहीं यार, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस शायद उसके वो हाँ रो मतलब उसका फैक्टर है, कंडक्टेंस का था तो उल्टी हो जाएगी फिर, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस शायद उल्टा होगा। एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन है बता देना मुझे, ठीक है। क्योंकि वो रो अपन लोग ना K Q1 Q2, तो K जो है ना वैसे रो है, सिग्मा कुछ होता है उसका, तो देखना पड़ेगा। चलो अगला,
ये चीज अपन बायो में भी पढ़ते हैं ना कि बायो में अपने सेल की मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। हाँ वही नहीं, 4 ऑप्शन दूंगा ना, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और 2 लिपिड और डाल दूंगा, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, वही में तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड याद रखोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो लिपिड से लिपिड की चीजें आराम से सॉल्युबल हो जाती है, इसलिए डायरेक्टली अंदर जा सकती है। लेकिन अगर मेरे को कोई पानी वाली चीज सेल के अंदर डालनी है तो वो उनके चैनल के थ्रू जाती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, इधर देखो बेटा तुम लोग। ठीक है, तो अगर आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? आयन होते हैं ना इनमें प्लस माइनस, और वाटर में भी प्लस माइनस होता है। तो आयनिक कंपाउंड वाटर में बहुत अच्छे से घुल सकते हैं ना, तो भाई लिखा है हाईली सॉल्युबल काई में होंगे ये? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, क्योंकि वाटर H+OH- के फॉर्म में होता है, तो ये भी पोलर है। और आयनिक कंपाउंड NaCl Na+OH-, तो सेम चीजों में घुल जाती है ना। पेट्रोल पेट्रोल में घुल जाता है लेकिन पानी में नहीं घुलेगा, वही चीजें है कि सेम चीजों में घुल सकती है। ठीक है, और लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर में कम घुलेगा। नॉन पोलर जैसे कि बेंजीन, क्या है पता है? बेंजीन NaCl forms a true solution in water but is colloid in benzene। याद रखना। नॉन, देखो पोलर का तो ये हो गया, नॉन पोलर में थोड़ा बहुत क्या आ जाता है? बेंजीन और अदर और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन नॉन पोलर में आता है। तो मान लो NaCl को मैं बेंजीन के लिक्विड में डाल रहा हूँ तो वो नहीं घुलेगा इतना अच्छा, लेकिन पानी के लिक्विड में डाल रहा हूँ तो बहुत अच्छे से घुल जाएगा नमक। तो वही लिखा है कि हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, NaCl फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, बट इज कॉलॉइड इन बेंजीन। तो उसमें ढंग से कॉलॉइड मतलब जैसे मान लो मैंने कोई चीज खोली और वो छोटे छोटे दाने दिखते हैं ना, मान लो पानी में कोई चीज खोली प्रॉप, एक तो होता है कि पूरी घुल गई और पानी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, एक होता है कि आधी अधूरी घुली और आधे पार्टिकल तैर रहे हैं। तो जो पार्टिकल जिसमें तैर रहे होते हैं ना उसको बोलते हैं कॉलॉइड। कॉलॉइड, हाँ, मतलब पार्टिकल दिखेंगे उसमें तुमको डॉट 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 डॉट, समझ में आई ये चीज? तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलॉइड। तो कॉलॉइड जैसा जो कि ढंग से नहीं घुला ना NaCl, आधा अधूरा घुला तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल तैरते दिखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलॉइड इन बेंजीन। और ट्रू सॉल्यूशन काय में बनेगा? वाटर में। ट्रू सॉल्यूशन मतलब पूरा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि हाँ सब घुल गया है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फालतू पॉइंट नहीं, ये पहला फालतू पॉइंट था, बाकी सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या? आयनिक कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं क्या? कौन बोला हाँ? कहीं कोई तो बोला था हाँ, नहीं होते हैं, मैंने अच्छे से समझाया था। ठीक है, कि कहीं की डायरेक्शन नहीं होती। मान लो NaCl है तो ये पूरे 3D में हर जगह कहीं भी अगर Cl होगा तो अट्रैक्ट कर सकता है, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं और डजंट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो कहाँ बताइए डायरेक्शन बेटा, कहाँ लिखा है? अच्छा ये तो उनको लिखने में रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि मान लो मेरे को कॉपी पे लिखना है तो कॉपी पे मैं Cl पहले लिखूं कि Na पहले लिखूं, तो उसमें लिखा है मैंने कि नहीं इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव वाला। लेकिन रियल में देखोगे तो मान लो अगर एक Na+ है तो ये Cl को किस डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेगा? कहीं से भी आ जाए, हर डायरेक्शन से कर सकता है, क्योंकि ये तो एक चार्ज है ना, चार्ज अपनी रेडिएशन हर डायरेक्शन में निकाल रहा है, तो कहीं से भी Cl आएगा तो अट्रैक्ट कर लेगा वो तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि मान लो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया तो इधर से कोई आएगा शेयर करेगा तो बॉन्ड यहीं बनेगा, बॉन्ड यहाँ नहीं बनेगा। तो कोवेलेंट वाले डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक वाले नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका था बस, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। अब अगर उसकी कोई डायरेक्शनल है ही नहीं तो आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना अपन केमिस्ट्री में, देखो हाँ ठीक है, कुछ 11वीं वाले भी है ना देखो तो आइसोमेरिज्म, आइसो मतलब सेम, ठीक है, मतलब मान लो मैंने लिख लिया तुमको ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये क्या होता है यहाँ CHO फिर HOH करके बहुत सारे और आखिरी में जो है, तो ऐसे 6 डंडे बनते हैं, ये इनको कार्बन कार्बन बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, मान लो मैंने एक HOH को इधर फ्लिप कर दिया, दूसरे को इधर कुछ कर दिया, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, ठीक है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में ये चीज Na है, उसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं।
अब Cl यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, कहीं भी लगे, तो उससे उसका शेप चेंज नहीं हुआ ना, तो ये क्या होगा, डजंट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यही पढ़ते हैं ना, मान लो एक कंपाउंड है, उसने चीज़ें इधर फ्लिप कर दी, तो उसका वो बोलते हैं ना ट्रांस सिस मीजो, तो वो ऐसे ही तो बनते हैं ना। मान लो कोई चीज़ दोनों साइड लगी है, उसको मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया तो कुछ और हो जाएगी, ये ऐसा। एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, या फिर एक ये भी हो सकता है। अगर मान लो ये कार्बन कार्बन है, तो एक डंडा ऊपर, इससे एक डंडा नीचे, दोनों डंडे नीचे भी हो सकते हैं, दोनों ऊपर भी हो सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म ले सकता है ना कोई भी कंपाउंड, लेकिन वो कब ले सकता है, जब उसका एक बॉन्ड एक डायरेक्शन में होगा, तभी मैं बॉन्ड को पलट पाऊंगा। यहाँ पे तो बॉन्ड की डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है ना, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी इसका नहीं होता, याद रखना। आयनिक कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म एब्सेंट होता है, डायरेक्शन भी एब्सेंट है, इसीलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी एब्सेंट है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, हाँ, आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन शो करेंगे, अब पता ही है क्या है आयनिक रिएक्शन। हाँ, दो रिएक्शन होगी, देखो, अगर मान लो कोवेलेंट कंपाउंड रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, एक बोल रहा हूँ आयनिक कंपाउंड रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, तो आयनिक रिएक्शंस बहुत जल्दी हो जाती है कंपेयर टू कोवेलेंट रिएक्शन। कोवेलेंट में बॉन्ड तोड़ने के लिए पहले बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके बॉन्ड टूटेगा। आयनिक में ऐसा कुछ है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बड़ी जल्दी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन मतलब आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन है कोवेलेंट वाली स्लो होती है। ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन और देन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब वो कम होती है, ऐसा लिखा नहीं बट पॉइंट अंडरस्टैंड है। सो आयनिक रिएक्शन एंड आयनिक रिएक्शन आर फास्टर देन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, समझ गया, बिकॉज ऑफ द फ्री आयन, क्योंकि इसमें कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है ना फिक्स जिसको तोड़ना पड़े मेरे को और फिर रिएक्शन में पार्टनर। फ्री आयन से हो तो खुद ही बस पास पास में थे आयन, ये फर्क था। आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शन एंड कोवेलेंट कंपाउंड शो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन शो करेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करेंगे, इसमें क्यों कुछ था ही नहीं ऐसा, ठीक है। लेकिन फिर भी अब पॉइंट्स आते हैं क्वेश्चन में। अगर मान लो स्टेटमेंट में दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो तुमको पता होना चाहिए ना आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है, मॉलिक्यूलर स्लो होती है, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, और क्या नहीं करता, नॉन डायरेक्शनल होता है, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलता, पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, या फिर वो एग्जाम्पल ही दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन समझ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन बेंजीन, और 4 ऑप्शन लिख दिए, तो तुमको पता होना चाहिए ना आयनिक तो सॉल्युबल नहीं होता, तो आयनिक के अलावा जो भी ऑप्शन में जा रहा होगा कोवेलेंट वाला वो लगाओगे। और कैसे पता करोगे आयनिक और कोवेलेंट? जो पीरियोडिक टेबल में दूर दूर के एलिमेंट होंगे वो आयनिक होंगे, जो बहुत पास पास वाले होंगे वो कोवेलेंट होंगे, तो ऐसे करके पता कर लोगे। समझ में आई? ठीक है, तो ये खत्म होता है अपना आयनिक बॉन्ड वाला टॉपिक यहाँ पे। चलो इधर देखो, सारे आयनिक बॉन्ड में जितनी चीजें क्वेश्चन आ सकते थे ना सारे मैंने पढ़ा दिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में अपन वो डब्बे बना के फिर डब्बे ओवरलैप कैसे हो रहे हैं, बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ये सीखेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लेक्चर नहीं अटेंड करोगे तो छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए दिन वाले लेक्चर में सारे स्टूडेंट्स आ जाना, कोई मिस मत करना कि नहीं सर दिन में 3 घंटे हम नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है, वरना नीट में बैठने लायक भी नहीं बचोगे फिर बाद में। याद रखना, ठीक है, बैठ जाना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बार बार बोल रहा हूँ। आयनिक फिर भी शायद खुद से पढ़ लेते, कोवेलेंट नहीं पढ़ पाओगे, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता, PCl3 बनता है, PCl5 भी बनता है। अब वो रीज़न पूछता है क्यों, तो तुमको पता होना चाहिए ना। और ये तो चलो एक एग्जांपल से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे उसने जो कभी नहीं आया और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे पता कर लोगे? रटोगे थोड़ी सारी चीज़ें, समझ में आया? इसीलिए जो दिन में 2 से 5 वाला लेक्चर है कंपलसरी अटेंड करना सभी को, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।